हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं PSIR का 10 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कथन आखिर है क्या। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिख रहा है? तो पहला कथन यहाँ पे दिख रहा होगा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि ठीक है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद जो है सिर्फ उत्तरदायी होता है, और संसद में क्या है, राष्ट्रपति आता है, लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। तो सिर्फ हम लोकसभा को लेकर संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, पहला गलती है, कर संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तो ये सही है। फिर है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल, अच्छा प्रधानमंत्री है ना, तो विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा अनुच्छेद देख लेते हैं कि किसमें ये सब कहा गया है। तो अनुच्छेद 75 के 3 में, ठीक है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह सीधे तौर पे संसद के प्रति उत्तरदायी होने की बात नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा यानी संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के ऊपरी सदन के प्रति। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ये किस में है? 75 के 2 में। फिर है अनुच्छेद 78(a) के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के कार्यों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी दे, यह बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, अनुच्छेद को ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। तो ध्यान देना है कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, बट अभी ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, ये जो है सक्रिय नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि 2012, 13 या 14 के आसपास का होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अभी ये सक्रिय नहीं है, क्योंकि योजना आयोग जब से ये समाप्त हुआ ये सक्रिय नहीं है। ऐसे भी राष्ट्रीय विकास परिषद जो था योजना आयोग का अंग नहीं था, उसके कार्यों में सहायता कर लेता था, बट योजना आयोग का अंग उस वक्त भी नहीं था। और अभी तो नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, तो है ही नहीं इसका भार। ठीक है, तो ये तो गलत है। कर आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये सही है। फिर भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? भारत का संविधान यह विहित करता है पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, तो ये भी स्थानीय स्वशासन के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 2 और 3 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सही उत्तर केवल 2 और 3 है। यहाँ प्रत्येक कथन का स्पष्टीकरण दिया गया है। करा राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं था ना लिखा है। ठीक है, करा एनडीसी एक अलग निकाय था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते थे। योजना आयोग को अब नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसीलिए यह कथन तो गलत है। और अंग तो पहले भी नहीं था। कर आर्थिक और सामाजिक योजना, और क्या है, जब से नीति आयोग बना है राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या है, एक भी बैठक अभी तक हुआ नहीं।
कर आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के 7वें अनुसूची की समवर्ती सूची, ठीक है, सूची 3 में प्रविष्टि 20 के तहत रखा गया है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस विषय पर कानून बना सकती है, इसलिए यह कथन सही है। फिर एक कथन 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी में यह प्रावधान है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। तो क्या है ये अनुच्छेद? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी में यह प्रावधान है कि पंचायतों और आर्थिक विकास, ठीक है, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन, ठीक है, का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। कर यह अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, इसीलिए यह कथन सही है। इसीलिए केवल कथन 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? राज्यसभा का सभापति, यहाँ पे पहले देख लेना है कितने कथन सही है। कर राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, या फिर लोकसभा का भी वो सदस्य नहीं होता, संसद की सदस्यता उसका नहीं रहता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति, लेकिन उपसभापति जो होता है राज्यसभा से ही चुना जाता है। ठीक है, इस कारण से पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर केवल 2 है। आइए कथनों का हम विश्लेषण कर लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। हालांकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए कथन गलत है, क्योंकि यह कहता है कि दोनों सदस्य नहीं होते हैं। तो पहला कथन तो गलत था ही। कह रही है कथन सही है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये बात सही है, उसको नहीं देखना है। यहाँ पे अनुच्छेद 54 में ये बात है। ठीक है, ये याद में रखना है। हालांकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति में, ये अनुच्छेद 66(1) में है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो ये है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नालसा। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? नालसा, शॉर्टकट में नालसा। क्या होना चाहिए? एन से नेशनल हो जाएगा, विधिक में लीगल हो जाएगा, और एस में सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा क्या करता है? इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। फिर यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। तो ये भी सही ही होना चाहिए, दूसरा कथन भी। तो ये दोनों कथन क्या है? यहाँ पे सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों है। कर दोनों कथन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नालसा, ठीक है, के बारे में सही है। कर नालसा का मुख्य उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। कर सुनिश्चित करना है कि गरीबी या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे की नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, जिसको सालसा बोलते हैं, क्योंकि स्टेट का है। ठीक है, अब यहाँ पे एस लगाने का है कि बहुत सारे राज्य हित प्राधिकरणों के लिए प्लुरल बना दिया है वो सब। फिर नालसा शीर्ष निकाय है और सालसा इसके निर्देशों का पालन करते हैं, इसलिए दोनों कथन सही।
आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो 1952 में हुआ था और अभी ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज समाप्त हो जाता है वो भी कुछ 2-4 साल तक पूछा जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी होते थे और राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है। ये अध्यक्ष वित्त मंत्री का क्या है, वित्त आयोग का इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में ही सबसे बड़ा समिति है और ये लोकसभा से ही 30 सदस्य, ठीक है, लोकसभा से ही इसमें 30 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। समिति का काम सरकारी खर्चों में कुशलता और अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव देना है। फिर है निम्न में से कौन भारत में नियोजन से जुड़े हैं। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। नियोजन का मतलब पहले जानना होगा, ठीक है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग। प्लानिंग करने का काम वित्त आयोग का नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका काम प्लानिंग में था, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसका काम भी क्या है, प्लानिंग में नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, इसका भी काम योजना ये सब बनाने में नहीं है। लेकिन संसद का तो है, ये तो सबसे बड़ा योजना बनाने वाला बोल सकते हैं संस्था है, तो ये होगा। तो 2 और 5 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों की सिफारिश करना है। यह नियोजन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी भारत नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि अभी ये है नहीं, और ये 25 वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता था और राज्य सरकारों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करता था। तो उस वक्त का क्वेश्चन है, इसीलिए सही था, ठीक है। तो अब इसको तो नहीं पूछा जाएगा, यदि अब योजना बनाने में इसको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्या है, 5 वर्षीय योजना तो आता नहीं है, 5 वर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह मंत्रालय ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नियोजन की व्यापक प्रक्रिया में इसकी भूमिका सीमित है। फिर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, यह मंत्रालय शहरी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नियोजन की व्यापक प्रक्रिया में इसकी भूमिका सीमित है। फिर है संसद, संसद नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कार्य योजनाओं पर बहस करती है, उन्हें मंजूरी देती है और सरकार की नियोजन नीतियों की निगरानी करती है। इसीलिए क्या है, 2 और 5 ही सही था उस वक्त के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद को ध्यान में रखना है कि एक्टिव नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वही बात यहाँ पे है। चलिए आगे। सचिवालय मंत्रिमंडल की निम्न में से क्या कार्य है, ठीक है। सचिवालय मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करता है, तो सही है। मंत्रिमंडल समितियों को साचविक सहायता, तो ये ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, साचविक मतलब बोलेंगे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, तीसरा गलती है क्योंकि सचिवालय जो है, सचिवालय मंत्रिमंडल जो है यह मंत्रालय ये भी है, इसका काम वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन ए सही है, 2 सही है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मंथली मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करना, तो ये काम तो है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये बैठकों के लिए एजेंडा तय करता है
और यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। फिर है मंत्रिमंडल समितियों को सार्वजनिक सहायता। तो मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इसमें बैठकों का आयोजन, कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना और निर्णयों का कार्यान्वयन शामिल है। कर मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। कर वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय का काम है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय। इसलिए उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो, या संवैधानिक, ठीक है, सरकार वह है जो क्या बोल रहा है, राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता हो। तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है राज्य की प्राधिकरण पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में प्रभावी प्रतिबंध लगाता हो। तो राज्य की प्राधिकरण पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में, तब वो संवैधानिक सरकार कहलाता है। तो ये हो जाएगा 2, केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। यह कथन संवैधानिक सरकार के मूल सिद्धांत के विपरीत है। संवैधानिक सरकार का उद्देश्य राज्य की शक्ति को सीमित करना और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, इसी कारण से ये गलत है। फिर है, राज्य की प्राधिकरण पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। यह कथन संवैधानिक सरकार के सार को दर्शाता है। कर संवैधानिक सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति को सीमित करना है। आगे है, यह संविधान के माध्यम से किया जाता है जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। इसलिए केवल कथन 2 सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां। तो विवेकाधीन शक्तियां मतलब जहां पे निर्णय वो खुद से ले सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना। तो ये अब जब राज्य में राज्यपाल है और राज्य में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो वहां पे वो मुख्यमंत्री से सलाह नहीं करेगा राष्ट्रपति को बताने के लिए। ठीक है, तो ये कथन सही है। मंत्रियों की नियुक्ति, तो ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही होता है, यानी कि राज्य स्तर पे। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों का संरक्षण। ये भी तो लग ही रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई कानून को संरक्षित वो कर सकता है। तो 1 और 3 तो लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना। तो ये तीसरा क्या होगा, गलत होगा। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, लगता है कि ये क्या है, राष्ट्रपति से, यानी राज्य सरकार के लिए व्यवसाय का संचालन। अच्छा, नियम तो ये खुद ही नहीं बनाएगा। ठीक है, राज्य स्तर पर भी तो इसका जो है विधानसभा में चर्चा होगा, उसके बाद ही बनेगा। इसीलिए 4 गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही है। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां वे होती है जिन्हें वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपनी बुद्धि और निर्णय में प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना एक विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि राज्यपाल का राज्य की स्थिति का आकलन करना होता है और अपनी राय राष्ट्रपति को भेजता है। इस मामले में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प 3 क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना भी एक विवेकाधीन शक्ति है। राज्यपाल अपनी समझ से तय करता है कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना उचित है। अन्य विकल्प विवेकाधीन है, क्यों नहीं है। तो विकल्प 2 देखते हैं। कर मंत्रियों की नियुक्ति हालांकि राज्यपाल द्वारा की जाती है, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर बाध्य होता है, इसलिए विवेकाधीन शक्ति नहीं होता है। फिर विकल्प 4 करा है, राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, इसलिए अभी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां वे हैं जहां वो अपनी स्वतंत्रता बुद्धि का उपयोग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, इसीलिए 1 और 3 सही होगा। तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल हाँ, इकोनॉमिक्स का कल इकोनॉमिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर मिलते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।